नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर आपका होने वाला है उसके लिए सेक्शनल टेस्ट है आपका। ये पॉलिटी का, आप कह सकते हैं इंडियन पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट है। टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और लेटेस्ट पैटर्न पर हैं यूपीपीएससी के। बाईलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे गए हैं, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, भारत में या भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की शासनकाल के दौरान पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था और इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस कानून के लिए किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर ऑफ पॉकेट वीटो हैड बीन एक्सरसाइज्ड एंड दिस हैड बीन यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। चार ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। डी जो इसका आंसर है, ये राइट आंसर होगा। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था 1982 से 1987 तक। ध्यान रखिएगा, 1982 से 1987 के बीच में इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था टू प्रिवेंट अ लॉ और वी कैन से दैट टू प्रिवेंट अ बिल टू बिकम एन एक्ट। तो बिल जो था वो आपका था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था इस टाइम पीरियड के बीच में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को एक्ट बनने से रोकने के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? विच कमीशन हैड रिकमेंडेड द अबॉलिशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो राजा मन्नार कमेटी थी आपकी, राजा मन्नार जो आयोग था, उसने आईएएस और आईपीएस की जो सर्विस होती है इसको एबॉलिश करने के लिए अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो राजा मन्नार दो ऑप्शन में लिखा हुआ है। और देख लेते हैं अगला पार्ट है क्वेश्चन का क्या। द एंटी डिफेक्शन लॉ हैड बीन मेड एन एक्ट इन, मतलब जो एंटी डिफेक्शन लॉ है आपका, दल बदल विरोधी कानून, उसे बंगाल या वेस्ट बंगाल में एक्ट कब बना दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1979 में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1979 में पश्चिम बंगाल में दल बदल विरोधी कानून को एक अधिनियम बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी आपकी अमेरिकी संविधान या फिर आप कह सकते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो की गई है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी बोरो किया गया। ध्यान रखिएगा, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिखा हुआ है, संसदीय विशेषाधिकार, ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया है, हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं ली गई है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। पहला ऑप्शन है आपका परमाधिकार लेख, दूसरा है आपका राज्यपाल का कार्यालय। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही आता है। यहीं पर अगर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान भी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिए गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स या फिर प्रशासनिक जो विवरण है, ये भी आपका 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही आता है। ए वाला ऑप्शन जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रीरोगेटिव रिट्स लिखे हुए हैं, परमाधिकार लेख, ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 32,
जो कि आपके रिट्स की बात करता है, जिसमें आपके 5 तरह के रिट्स मेंशन किए गए हैं, मैंडेमस, हैबियोकार्बस, सर्शरी, प्रोहिबिशन। तो ये जो रिट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रेरोगेटिव रिट्स कहलाते हैं, और इन रिट्स के माध्यम से आर्टिकल 32 का यूज़ करके इन केस ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एनी पर्सन हैव द राइट टू गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो ये वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है ना, ये जो प्रोविजन है ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा लिखा हुआ है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिखा हुआ है जुडिशरी, तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड से आप सभी को पता है क्या लिया गया है, DPSP, ठीक है। और भी चीज़ें हैं जो आगे हम लोग अभी ये कोई टेस्ट पेपर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आयरलैंड से आपका लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपको ध्यान में रखना होगा। बात करें अगर जुडिशरी की, तो जुडिशरी आपकी कहाँ से आती है, ये आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान रखिएगा, जो न्यायपालिका है आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, ठीक है। तो इसमें फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से नहीं ली गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ गया हमारा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से आपका DPSP तो लिया ही गया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा भी लिया गया है, ध्यान रखिएगा, और मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ये भी आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैड नॉट बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो नहीं लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा तीनों ही लिए गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, नन ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि आपसे नहीं लिए गए हैं ये पूछा गया था, यहाँ पर तीनों ही लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपका DPSP आता है, जो राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है, और वी कंसीडर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, ये प्रोविजन भी आपका आयरलैंड से आता है। और मेथड ऑफ द इलेक्शन होगा यहाँ पर, स्पेलिंग थोड़ी करेक्ट कर लीजिएगा, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये आपका आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग हमें बताएं कि जो मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान के, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा है संविधान का, थोड़ा सा मैं हिंट भी दे रहा हूँ, आर्टिकल 54 है या आर्टिकल 55 है। अगर हम बात करें मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, तो आर्टिकल 54 होगा या आर्टिकल 55 होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ही लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू द सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के कुछ भाग से संबंधित आपको गलत विकल्प, ध्यान रखिएगा, गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट 17 में इमरजेंसी प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जो कि गलत है पहला ही ऑप्शन हमारा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो आपके पार्ट 17 में नहीं है, वो आपके पार्ट 18 में दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पार्ट 18 में आपके इमरजेंसी प्रोविजन या फिर आपातकालीन प्रावधान है। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा देख लेते हैं, पार्ट 20 लिखा हुआ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पार्ट 20 में आपका एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 368 जो कि भारतीय संविधान के संशोधन की बात करता है या अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, पहला हमारा गलत है, ठीक है, इस पर कट कर देते हैं। लास्ट है लिखा हुआ है कि पार्ट 15 को इलेक्शंस लिखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें आपको आर्टिकल 324 आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो पार्ट आपका जो 15 है ये आपका इलेक्शन हो जाएगा, पार्ट 20 आपका अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब पहला ऑप्शन हमारा गलत है, गलत विकल्प का आपको चयन करना था, तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सिटीजनशिप है आपका वो किस पार्ट में लिखा हुआ है। तो पार्ट 2 जो है वो आपका सिटीजनशिप है, पार्ट 1 आपका यूनियन एंड स्टेट्स हैं, पार्ट 3 आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगला क्वेश्चन शायद फंडामेंटल राइट के बारे में है, देखिए यहाँ पर, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो सिटीजनशिप है ये आपका पार्ट 2 में है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, ये आपके पार्ट 3 में दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं किया गया है?
तो पहला है इसमें लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, भाग 5 में ही आपको मिलेगा संविधान के पार्ट 5 में। पार्लियामेंट भी आपको पार्ट 5 में मिलेगा। और जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। चलिए मैं सीएजी का आर्टिकल बता दे रहा हूँ, आर्टिकल 148 है। अब जल्दी से आप लोग अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल के बारे में, ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग हमें बताइए। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इसमें है सबऑर्डिनेट कोड। तो देखिए सबऑर्डिनेट कोड जो है ये आपके पार्ट 5 में नहीं दिए गए हैं। ये कहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके पार्ट 6 या भाग 6 में दिए गए हैं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि विच हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो नॉट बीन इंक्लूडेड, तो सबऑर्डिनेट कोड्स इसमें इंक्लूड नहीं है, ये आपके पार्ट 6 में है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। करेक्ट इनकरेक्ट को सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करें आप लोग। तो पहला लिखा हुआ है पार्ट 9 में म्यूनसिपैलिटीज, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। पार्ट 9A में लिखा हुआ है पंचायत, ये भी गलत है। पार्ट 9B में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा केवल सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत हैं। आपसे करेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था, सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इससे ध्यान रखिएगा। जो आपका पार्ट 9 है वो आपका पंचायत है, ठीक है। और जो आपका पार्ट 9A है ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज है। अब पार्ट 9 जो है, ध्यान रखिएगा, पार्ट 9 आपका जो पंचायत ऐड किए गए थे, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं थे। इनको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था उसके द्वारा पंचायत को ऐड किया गया था पार्ट 9 में, ध्यान रखिएगा। और अगर हम आर्टिकल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आर्टिकल वाला, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक, है ना, 243 से लेकर के आर्टिकल 243O, मतलब ABCDEFGH, इस तरह से 243O तक के जो प्रोविजंस हैं वो पंचायत में आते हैं। उसी तरह जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनको 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही ऐड किया गया था। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या निकली कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ये आपका 1992 में ही हुआ था, ठीक है। ईयर में कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे हम 73वें की बात करें या 74वें की बात करें, दोनों ही 1992 में ही हुए थे, ठीक है, संशोधन। 73वें के द्वारा पंचायत को ऐड किया गया था, जो कि आर्टिकल कवर करता है 243 से 243O तक। और अगर हम म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, तो इनको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐड किया गया था संविधान में, पार्ट 9A में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि किन किन आर्टिकल्स में डील करते हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं ये आपका आर्टिकल 243O तक तो आपका पंचायत है। O के बाद क्या आता है, तो आपका आता है P, तो 243P से लेकर के 243ZG, ध्यान रखिएगा, 243P से लेकर के 243ZG तक के जो प्रोविजंस हैं ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले आर्टिकल देख लेते हैं। 243ZG से लेकर के 243ZT तक के जो प्रोविजंस हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं, सहकारी समितियों के हैं। इसको ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा, ठीक है। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया था। तो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इस क्वेश्चन में। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नॉट बीन इन द 6th शेड्यूल। असम, मेघालय। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, नॉट नहीं होगा, यहाँ हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान 6ठी अनुसूची में दिए गए हैं। और यहाँ पर नॉट आप काट लीजिएगा, इंग्लिश में करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट नहीं होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से प्रोविजन ट्राइबल एरियाज के हैं और कौन से स्टेट्स को 6th शेड्यूल कवर करता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स के जो प्रोविजन है वो आते हैं, मणिपुर नहीं आता है। तो 1, 2, 3 आपको जहाँ पे भी मिल जाए वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका 6th शेड्यूल है, 6ठी अनुसूची है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो लिखे हुए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। एक वाक्य लिखा हुआ है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब यह निर्णय लिया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब द सुप्रीम कोर्ट है डिसाइडेड इन विच ईयर दैट द लॉ एडेड टू द 9th शेड्यूल आफ्टर द अप्रैल 24, 1973 कुड बी सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस एक यहाँ पर आता है।
IR कोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। IR कोल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस हुआ था आपका 2007 में। इसी केस में 9 बेंच, आप कह सकते हैं 9 जज बेंच बैठी थी और उन्होंने जजमेंट दिया था कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में प्लेस किया जाता है आफ्टर अप्रैल 24, 1973 तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 2007। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, अस्पताल, सट्टेबाजी और शिक्षा, पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स, बेटिंग एंड एजुकेशन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो फर्स्ट 3 आपके यहाँ पर आइटम्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये आपके स्टेट लिस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स एंड बेटिंग। जो आपका एजुकेशन है, ध्यान रखिएगा, ये पहले तो राज्य सूची का ही विषय था, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। तो चौथा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके पास सी वाला ऑप्शन बच गया है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें और है, जैसे आपका जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 3 तरह के लिस्ट मेंशन है। एक आपका सेंट्रल लिस्ट है, जिसे यूनियन लिस्ट भी कहा जाता है, एक आपका स्टेट लिस्ट है और एक आपका कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो जो सेंट्रल लिस्ट है या जो यूनियन लिस्ट है, जो केंद्रीय सूची है, उसमें ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल 97 सब्जेक्ट्स लिखे हुए थे, लेकिन अगर अभी की हम करेंट स्टेटस की बात करें तो अभी इसमें टोटल 100 आइटम्स लिखे हुए हैं, 100 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। मतलब अब जो हमारी केंद्रीय सूची है उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, राज्य सूची की, तो ओरिजिनली इसमें 66 आइटम्स थे, लेकिन अभी करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर 61 आइटम्स बचे हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हमारा बना था तो 66 आइटम आपके लिखे हुए थे राज्य सूची में, पर करंट जो स्टेटस है वो आपका 61 आइटम्स हैं राज्य सूची में करंटली। उसी तरह अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपके 52 आइटम्स हैं। तो अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जो राज्य के केंद्र सूची है उसमें 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में आपके 61 सब्जेक्ट हैं, और जो समवर्ती सूची है जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें आपके 52 विषय लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के जो 5 विषय थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसके द्वारा ध्यान रखिएगा राज्य सूची के 5 विषय, आप देखिए 66 से 61 हो गया ये, तो इसके 5 विषय कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो 5 विषय कौन से हैं? तो एक तो आपका एजुकेशन ही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन के अलावा एक आपका है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद आप कह सकते हैं वेट एंड मेजर, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, एजुकेशन। तीसरा आपका है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड। और जो लास्ट आपका विषय आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 विषय ऐसे हैं जो पहले राज्य सूची के विषय थे, लेकिन बाद में इनको कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपसे पूछा गया था कौन सा स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो एजुकेशन आपको पता है कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया है, तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट? फिर से वही ऑप्शन देख लेते हैं, डिफेंस, आर्मी, पोर्ट। तो ध्यान रखिएगा तीनों ही आपके यूनियन लिस्ट के मुद्दे हैं, केंद्रीय सूची के। और जो फॉरेस्ट है ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है, तो मतलब कोई भी इसमें राज्य सूची में नहीं आता है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फॉरेस्ट है अभी मैंने आपको बताया, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो पहले राज्य सूची में थे, बाद में इनको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला ऑप्शन है एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट में कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है पहला ऑप्शन हमारा। दूसरा लिखा है एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, जो है ये लिखा हुआ है ट्रेड यूनियंस। तो ध्यान रखिएगा जो ट्रेड यूनियन है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट,
ठीक है, समवर्ती सूची का ये विषय है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। और कॉन्करेंट लिस्ट में पुलिस लिखा हुआ है, जो कि स्टेट लिस्ट का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा इन्वर्सली लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन से राज्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल? तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपका बनाया गया था 1990 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसमें टोटल आप कह सकते हैं 4 स्टेट या फिर 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी आती है। तो 3 स्टेट कौन से हैं? एक आपका है कर्नाटक, एक आपका है केरल, तीसरा है आपका तमिलनाडु, और जो यूनियन टेरिटरी है वो है आपकी पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 हैं जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। आंध्र प्रदेश को आपको एलिमिनेट करना था यहाँ से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नर्मदा जल विवाद या जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत या नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो देख लेते हैं। तो आप जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 4 स्टेट्स हैं। एक आपका है राजस्थान, एक आपका है गुजरात, एक आपका है मध्य प्रदेश और एक आपका है महाराष्ट्र। तो राजस्थान गुजरात हमारे ऑप्शंस में है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है और कौन सा राज्य इसके अंतर्गत आता है? यही 2 क्वेश्चन है हमारे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो टोटल आपके 5 राज्य हैं। एक आपका है महाराष्ट्र, एक आपका है कर्नाटक, एक आपका है आंध्र प्रदेश, एक आपका है मध्य प्रदेश और एक आपका है उड़ीसा। ठीक है, तो ये टोटल 5 राज्य हैं जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, केरला नहीं आता है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, और उड़ीसा आता है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन से राज्य पूर्ववर्ती या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं? ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल के अंतर्गत टोटल 4 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं आता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा केंद्र शासित राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? सदर्न जोनल काउंसिल जो है आपका, उसके अंतर्गत कौन सा स्टेट आता है एंड कौन सा स्टेट इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो जो सदर्न जोनल काउंसिल है आपका, उसमें आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं? एक आपका है आंध्र प्रदेश, एक आपका है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आप कह सकते हैं कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो आते हैं। तो देखिए, पुडुचेरी आता है और बाकी सारे जो हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना, ये नहीं आते हैं, मतलब ये आते हैं, तो आपसे नहीं आने वाला पूछा गया था, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन चेयर्ड बाय वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इनमें से किस समिति की अध्यक्षता की गई थी? ध्यान रखिएगा, तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन दोनों की अध्यक्षता JL नेहरू के द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसकी अध्यक्षता नन ऑफ द अबव, आप कह सकते हैं BR अम्बेडकर के द्वारा, BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा की निम्नलिखित में से किस छोटी समिति की अध्यक्षता बी पट्टाभी सीतारमैया ने की थी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन चेयर्ड बाय बी पट्टाभी सीतारमैया? तो जो हाउस कमेटी थी, ध्यान रखिएगा, इसके जो चेयरमैन थे वो बी पट्टाभी सीतारमैया थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी या जो आप कह सकते हैं प्रत्यायक समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर KM मुंशी जी थे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे पी पट्टाभी सीतारमैया थे। फाइनेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के चेयरमैन थे वो आपके KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी थे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर JL नेहरू लिखा हुआ है, गलत है। रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके भी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन हमारा केवल करेक्ट है, बाकी दोनों गलत लिखे हुए हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। Who among the following was the chairman of the committee on the functions of the Constituent Assembly? संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवी मावलंकर जो थे ये आपके आप कह सकते हैं कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके अध्यक्ष थे। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस गैलरी कमेटी की चेयरमैन आपकी उषा नाथ सेन थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संविधान सभा में मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को कितनी सीटें दी गई थी? हाउ मेनी सीट्स हैड बीन गिवन टू द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया आप कह सकते हैं 1946 में गठित किया गया था, उसमें ब्रिटिश जो इंडियन प्रोविंसेस थे उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 292 थे। आप कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। उसके बाद अगर प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो प्रिंसली स्टेट्स में टोटल 93 सीट्स थी, और जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था इसमें आपकी टोटल 4 सीट्स थी। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को करेंगे तो प्रिंसली स्टेट्स में देखिए 93 हो जाएंगी, और चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस में आपके 4 सीट हो जाएंगे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। 1946 में जुलाई और अगस्त के बीच संपन्न हुए संविधान सभा के चुनाव के परिणामों के अनुसार किस पार्टी को एक से अधिक सीट मिली थी? तो यहाँ पर जो पार्टीज लिखी हुई हैं ध्यान रखिएगा, इन तीनों को ही एक एक सीट मिली थी। तो नन ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा। यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट जो थे इनको भी एक सीट मिली थी, कृषक प्रजा पार्टी को भी एक सीट, और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भी एक सीट ही मिली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। विद रिस्पेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन बिटवीन जुलाई एंड अगस्त इन 1946। तो मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी, जो कि बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी। इंडिपेंडेंट्स जो आपके निर्दलीय थे इनको 7 नहीं 8 सीटें मिली थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, तो पहला दूसरा हमारा करेक्ट है, तीसरा हमारा गलत है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। तो 1946 में जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के, या फिर 1946 में सामुदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व संबंधित आपको इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का चयन करना है। पहला लिखा हुआ भारतीय ईसाई 6 सीट मिली थी, भारतीय इंडियन क्रिश्चियंस जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सिख आपके 5 नहीं आप कह सकते हैं 4 सीट्स पे थे, और एंग्लो इंडियंस 3 आप कह सकते हैं 3 सीट पे थे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 29। आर इन द फॉलोइंग communities in ascending order with respect to the community based representation in the constituent assembly 1946। तो कम्युनिटी बेस्ड जो रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1946 में, उस आधार पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन कम्युनिटीज़ को। पहला है आपका हिंदू, तो हिंदू आपके टोटल आप कह सकते हैं 163 स्ट्रेंथ था। मुस्लिम जो स्ट्रेंथ थी वो आपकी 80 की थी। शेड्यूल कास्ट स्ट्रेंथ आपकी 31 थी, और बैकवर्ड ट्राइब्स की स्ट्रेंथ आपकी 6 थी, पिछड़ी जनजातियों की। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोविंस हैड द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर द स्टेट वाइज मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एज ऑन दिसंबर 31, 1947। तो सबसे कम नंबर किसका था आप कह सकते हैं, या सबसे कम सीटें कहाँ पर थी? तो प्रोविंसेस में जो टोटल सीटें थी ध्यान रखिएगा वो आपकी 229 थी, जिसमें वेस्ट बंगाल में 19 थी मेंबरशिप, या आप कह सकते हैं 19 मेंबर्स आपके वेस्ट बंगाल से थे। यूनाइटेड प्रोविंस से सबसे ज़्यादा थे, आप कह सकते हैं 55 मेंबर्स। ईस्ट पंजाब से 12 थे, और बिहार से आपके 36 थे। तो सबसे कम आप देखिए आपके ईस्ट पंजाब से ही आ रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following Indian province had the highest number of members as per the state-wise membership of the Constituent Assembly? तो
किस भारतीय प्रांत में 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान सभा की राज्यवार सदस्यता के अनुसार सदस्यों की संख्या सबसे अधिक थी? तो बॉम्बे में आपके 21 थे, मद्रास में आपके 49 थे, असम में आपके 8 थे और उड़ीसा में 9 थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मद्रास। अगला फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड लास्टेड फ्रॉम, जो पहला सत्र हुआ था संविधान सभा का 1946 में, वो कितनी से कितने तारीख के बीच में हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था, आप कह सकते हैं 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन हेल्ड इन द ईयर 1948? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 सेशन आपका हुआ था जनवरी 1948 में, यही आपसे पूछा जा रहा है। बाकी सेकंड, फिफ्थ और फोर्थ सेशन आप कह सकते हैं 1947 में ही हुए थे, तो बी सी डी हो नहीं सकता, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज दी फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो जो संविधान में आर्टिकल्स होते हैं उनके आधार पर आपको इन देशों के जो संविधान है या इन देशों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल 7 आप कह सकते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, कनाडा में आपके 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके 128 हैं और साउथ अफ्रीका में आपके 153 हैं। तो अगर आप बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाएंगे तो सबसे पहले आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाएगा, ए पहला ऑप्शन, फिर आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया तीसरा ऑप्शन, तो एक के बाद 3 आपका देखिए सी वाला ऑप्शन में लिखा हुआ है, फिर आपका दूसरा आ जाएगा और लास्ट में आपका चौथा आ जाएगा साउथ अफ्रीका। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फॉर प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स हैड बीन टेकन, किस देश के संविधान को तैयार करने में सबसे अधिक वर्ष लगे? तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तैयार होने में 9 साल लगे थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 9 साल में ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। बाकी अमेरिका का तो लेस देन 4 मंथ आप कह सकते हैं, 4 महीने से भी कम का समय लगा था। कनाडा हम कह सकते हैं 2 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने में कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, और साउथ अफ्रीकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तैयार होने में 1 साल का टाइम पीरियड लगा था। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको तैयार होने में कितना समय लगा था, भारतीय संविधान जो था उसको तैयार होने में कुल कितना समय लगा था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन अमंग दी फॉलोइंग, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके संबंध में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 233 में लिखे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आपका आर्टिकल 238 में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका आर्टिकल 239 में है। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल या अनुच्छेद 239 में लिखे हुए हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला सही है। आर्टिकल 241 आपके हाई कोर्ट्स फॉर द यूनियन टेरिटरीज, ये वाला भी ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था है वो अनुच्छेद 241 में की गई है। तो पहला तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, ए आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अनुच्छेद 371H अंडर द आर्टिकल 371H द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव बीन गिवन। तो आप कह सकते हैं कि जो अनुच्छेद 371H है उसमें डी वाला ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि उसमें आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश के जो विशेष प्रावधान है, स्पेशल स्टेटस है, वो आर्टिकल 371H से आता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द 2 स्टेट्स हैड बीन गिवन। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 371D जो है इसमें आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनके विषय में विशेष प्रावधान लिखे गए हैं। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो लक्षद्वीप है आप कह सकते हैं इट इज अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ केरला हाई कोर्ट। बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट कम अंडर द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो जो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? तो एक तो आपका आसाम हो गया, नागालैंड, मिजोरम और
अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो मणिपुर है ये नहीं होगा, बाकी 1 2 4 होंगे, और आप कह सकते हैं यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मणिपुर है ध्यान रखिएगा, इसमें एक इम्फाल में हाई कोर्ट बनाया गया है मणिपुर के लिए अलग से, और 2013 में बनाया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 25 हाई कोर्ट अब तक बनाए जा चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आपका 11वीं अनुसूची है इसके संबंध में आपको गलत विकल्प क्या है या इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। पहला लिखा हुआ है इट स्पेसिफाइज द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, जो कि बिल्कुल सही है। जो आपका 11वीं अनुसूची है यह पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। इट हैज़ 29 मैटर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो आपके पंचायती राज हैं, है ना, 11th शेड्यूल है, उसमें आपके टोटल 29 आइटम्स या 29 मैटर्स लिखे हुए हैं। शेड्यूल हैड बीन एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। देखिए मैंने पहले बोला है डेट्स में ही जो कमीशन है वो खेलता है। तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है, 73वें से आपका पंचायती राज ऐड किया गया है और 74वें से म्यूनसिपैलिटीज ऐड किए गए हैं, नगर पालिकाएं। ये दोनों ही आपके 1992 में आए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, डेट गलत लिखी हुई है, सन गलत लिखा हुआ है। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था, तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following language had been added to the 8th schedule of the Constitution by 92nd Amendment Act of 2003? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 8वीं जो अनुसूची आपकी उसमें इनमें से कौन सी भाषा ऐड की गई है ये पूछा जा रहा है। तो लास्ट में आप कह सकते हैं कि जो 4 भाषाएं ऐड हुई हैं वो आपकी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड की गई हैं, 92वें के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं लास्ट ऐड की गई हैं। कोंकणी हटा दीजिए आप, यही एलिमिनेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोंकणी कब ऐड हुआ था, ये आपका 71st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में ही, ध्यान रखिएगा, उसके द्वारा ये ऐड की गई थी 8वीं अनुसूची में। और कोंकणी के साथ ही यहाँ पर मणिपुरी और नेपाली भी ऐड हुई थी। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों ऐड हुई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये आपके ऐड हुए थे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 और 4 वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैड नॉट बीन एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनमें से कौन सा लैंग्वेज ऐड नहीं किया गया है। तो मैंने अभी आपसे बताया है कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। तो नेपाली, मणिपुरी और साथ ही कोंकणी, ये तीनों आपकी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड की गई हैं। जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हैं ये आपकी 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐड की गई हैं। तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कौन सी नहीं ऐड की गई है एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44। इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो 12वीं अनुसूची है ये आपकी 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा ऐड की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। और पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, ये भी सही है। 19 मैटर नहीं है, यहाँ पर टोटल 18 मैटर है, ध्यान रखिएगा। जो पंचायती राज है उसमें टोटल 29 मैटर हैं और जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ है यहाँ पर टोटल 18 मैटर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा था। अगला है फीचर्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको चयन करना है। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके आर्टिकल 323A में दिए गए हैं। ठीक है, 323A में जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। तो दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है।
आर्टिकल 360 जो लिखा हुआ है इसमें प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपसे इनकरेक्ट का ही चयन करने के लिए कहा जा रहा था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली हैव बीन गिवन। दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 239 AA, 239 AA आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। छत्तीसगढ़ भारत में किस नंबर का राज्य बना था? राज्य का जब दर्जा दिया गया था छत्तीसगढ़ को, तो वो भारत में कौन सा राज्य था, कौन से नंबर का? तो 26th स्टेट था इंडिया का, ठीक है। और झारखंड जो था ये आप कह सकते हैं 28th स्टेट था। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। दिस एक्ट हैड रीनेम्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा जो आपका पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम चेंज करके पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2006, इसके द्वारा आपका जो पौंडीचेरी नाम है उसको बदल करके पुडुचेरी कर दिया गया था, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50। When was the name of the state of उत्तरांचल changed to that of the state of उत्तराखंड? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब कर दिया गया था? तो 2006 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 2006 में आपका उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया था, और जो उड़ीसा है इसका नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया था 2011 में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51। When was the name of the state of मैसूर? मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक कब किया गया था? तो मैसूर का नाम चेंज करके कर्नाटक 1973 में किया गया था, ठीक है। और उसी तरह अगर हम मद्रास की बात करें तो मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु किया गया था 1968 में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। मिनिमम वेज एक्ट 1948 में आया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 में आया था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट आपका 1923 में आया था। तीनों ही सही लिखे हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन का चयन करना था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में लाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आपका 1976 का नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो मिनिमम नीड्स या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है ये आपका 1974 का है, 1974 का, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट का चयन करना था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है इन योजनाओं को इनके आने के टाइम के अनुसार। तो जो जवाहर रोजगार योजना है ये आपका आया था 1989 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी आई थी 1999 में, 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी आई थी 2001 में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये आपका आया था 2006 में। अब इसको क्रोनोलॉजी में जब आप लगाएंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। गलत विकल्प का आपको चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद की व्यवस्था की गई है, ये भी करेक्ट है आपका। जो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स हैं ये आपका आर्टिकल 165 में दिया गया है। टर्म ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट हैड बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 5 ईयर, गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल का जो टर्म है, ये जो टाइम पीरियड है या जो कार्यकाल है, ये संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है, आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अंडर आर्टिकल 78। तो देखिए जो अटॉर्नी जनरल है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऊपर, ये आपका आर्टिकल 78 नहीं होगा, ये आपका आर्टिकल 76 होना चाहिए था, ठीक है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये आपके दिए गए हैं आर्टिकल 148 में, CAG जिनको हम लोग कहते हैं। अटॉर्नी जनरल आपके दिए गए हैं 76 में।
एडवोकेट जनरल के बारे में प्रावधान दिए गए हैं 165 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एंड द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, ना ही अटॉर्नी जनरल ना एडवोकेट जनरल, इन दोनों का ही जो टर्म या जो कार्यकाल है संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं है। इसलिए जो अटॉर्नी जनरल हैं इनको कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं। तो इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था। दूसरा तीसरा हमारा सही है, पहला गलत है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प का। पहला लिखा हुआ है आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87 जो है 87 जो है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आर्टिकल 178 में स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, ध्यान रखिएगा स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर जो है आपका आर्टिकल 176 में है, ना कि 178 में है। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। आर्टिकल 216 जो है ये आप कह सकते हैं हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गठन है, उनके बारे में प्रावधान करता है। तो तीसरा भी हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला तीसरा हमारा करेक्ट है, दूसरा गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का ही चयन करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 58। करेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा से चयन करना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148। अभी मैंने बताया कि जो सीएजी है ना, इसको ऑफिस में कहाँ पर मेंशन है, अनुच्छेद 148 में, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द पीरियड ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो ध्यान रखिएगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो टाइम पीरियड होता है, टर्म होता है, वो 5 साल का नहीं होता, वो 6 साल का होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 साल या 65 साल। ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है, पहला दूसरा सही है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस हैड बीन कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो ये आपका प्रदान किया गया था 2018 में। ठीक है, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था? तो 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके द्वारा आप कह सकते हैं जो एनसीबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका गठन कब हुआ था? तो 1993 में इनका गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पहला लिखा हुआ है कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, मतलब आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका कह सकते हैं सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि दे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो जो कमीशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो ये बिल्कुल भी आप कह सकते हैं करेक्ट लिखा हुआ है। पहला दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तीसरा लिखा हुआ है देयर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्यूर ऑफ ऑफिस आर डिटरमाइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं होता है, जो आप कह सकते हैं इनकी सेवा की जो शर्तें हैं और जो पद का कार्यकाल है, ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था, तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। करेक्ट ऑप्शन या सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक स्टेटमेंट आपको नीचे दी गई है, दिस अमेंडमेंट एक्ट हैड प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन प्लेस ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर एसटीज एंड एसटीज। मतलब इस अधिनियम ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया था। तो किस एक्ट के द्वारा किया गया था? नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का एस्टेब्लिशमेंट। तो आप कह सकते हैं 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 72nd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हैड मेड अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो 72वां आप कह सकते हैं संशोधन अधिनियम आया था 1992 का, उसने किस पूर्वोत्तर राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया था? तो त्रिपुरा में आप कह सकते हैं जो विधानसभा है, वहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गोवा हैड बीन फिक्स्ड बाय द 56th अमेंडमेंट एक्ट। 56वें संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो टोटल 30 निर्धारित की गई थी, ध्यान रखिएगा। और व्हेन वाज दिस अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड? तो जो आपका 56वां अमेंडमेंट एक्ट था इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1987 में, ठीक है। तो गोवा में जो विधानसभा है उनमें सीटों की संख्या फिक्स की गई थी 30, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। करेक्ट ऑप्शन या सही विकल्प का आपको चयन करना है। दिस अमेंडमेंट एक्ट हैड रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1989 में, इसके द्वारा जो वोटिंग एज है इसको 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हैड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट बी एक्सीड 50%? तो किस साल सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था, या किस साल सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने जजमेंट में बताया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है ये आपका 50% ज़्यादा नहीं हो सकता? और ये जो डिसीजन दिया था ये किस अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा 1992 में 76वें संविधान संशोधन अधिनियम के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है वो 50% ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है ट्रेजर ट्रूव, निखात निधि। तो ध्यान रखिएगा जो निखात निधि है, ट्रेजर ट्रूव है, जो ये आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ना कि यूनियन लिस्ट का। उसके बाद अगर टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही मुद्दा है, ठीक है। और टैक्सेस ऑन मिनरल रिलेटेड राइट्स की बात करें तो ये भी आपका स्टेट लिस्ट का ही मुद्दा है। तो आप देखेंगे केवल दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा है और बाकी दोनों ऑप्शंस गलत हैं, पहला और तीसरा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। तो यूनियन लिस्ट में आपका लिखा हुआ है कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम एंड इट्स एक्सपोर्ट, अफीम की खेती और निर्माण और उसका निर्यात। तो ये तो संघ सूची का ही विषय है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ध्यान रखिएगा कृषि आय के अतिरिक्त जो अन्य आय पर कर होता है ये भी आपका केंद्रीय सूची का ही मुद्दा है, ठीक है। ये भी आपका यूनियन लिस्ट का ही सब्जेक्ट है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन जो है ये भी आपका यूनियन लिस्ट का ही मुद्दा है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे करेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट? इनमें से कौन सा मुद्दा समवर्ती सूची से बिलोंग नहीं करता है? तो जो इंडस्ट्रीज हैं ध्यान रखिएगा ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती सूची का। बाकी फैक्ट्रीज, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस ये आपके समवर्ती सूची के ही विषय हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। दिस अमेंडमेंट एक्ट हैड प्लेस द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। तो इस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया गया था। तो ये आपका 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा ये किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसको बाद में रिपील कर दिया गया था, ठीक है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। प्रोविजन रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो 60 है इट इज फॉर द ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी आर्टिकल्स भी आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 54 जो है इट इज नथिंग बट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 56 जो है आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 58 जो है ये आपका कह सकते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रोविजन रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ये प्रावधान किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 64।
आर्टिकल 64 में बात लिखी हुई है जो कि उपराष्ट्रपति हैं वह आपके राज्यसभा के प्रधान सभापति भी होंगे। बाकी आर्टिकल्स भी देख लेते हैं। आर्टिकल 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की, और 67 बात करता है टर्म की, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना ऑन द बेस ऑफ देयर आर्टिकल नंबर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है ये आपका आर्टिकल 79 में है। कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का की जो संरचना है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ये आपका 80 में है, और लोकसभा की संरचना आपका 81 में दिया गया है। तो आप देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है घटते हुए क्रम में, तो 3 2 1 सी ऑल ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना ऑन द बेस ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्त। लोकायुक्त की स्थापना के वर्ष के आधार पर राज्यों को आपको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। महाराष्ट्र में लोकायुक्त का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपका हुआ था 1971 में, राजस्थान में 1973 में, बिहार में आप कह सकते हैं 1974 में, और उत्तर प्रदेश में आपका हुआ था 1975 में। तो बिल्कुल सही आप कह सकते हैं तरह से सजाया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। रिलेटेड टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड 2 और लेस देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो ये भी करेक्ट है। और जो ये समिति होती है 3 सदस्यीय, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द राज्य सूचना आयोग। यहाँ सही कर लीजिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू और रिलेटेड टू द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन यहाँ कर लीजिएगा, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, राज्य सूचना आयोग। तो देख लेते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है राज्य सूचना आयोग के विषय में। पहला लिखा हुआ है कि इसमें एक आपका स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं करेक्ट लिखा हुआ है कि जो राज्य सूचना आयोग होते हैं उनमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, राज्य सूचना आयोग में जो सदस्य होते हैं या जो आयुक्त होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था, ठीक है। बाकी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। तो जो आपका सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाकी जो तीनों है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, लोकपाल या फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको हम लोग सीबीआई के नाम से जानते हैं, ये तीनों ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सही लिखे हमें, ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आते हैं। एनआईए जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया था। इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 हैड बीन डिक्लेयर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया है किस केस में। तो आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये केस था आपका राम जेठमलानी केस। राम जेठमलानी केस जो आपका था 2011 का, उसमें ये जजमेंट दिया गया था, ठीक है, कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है या संविधान की मूलभूत संरचना का एक पार्ट है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 79,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142 हैव बीन डिक्लेयर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित की गई हैं। तो ये आपका जजमेंट आया था दिल्ली न्यायिक सेवा संघ मामला 1991, ये आप कह सकते हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन केस 1991। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, उच्च, यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, इंग्लिश में थोड़ा सा करेक्शन है, हिंदी में जो लिखा हुआ है वो आप देख लीजिए। उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उनको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के एक तत्व के रूप में घोषित किया गया है। किस मामले में? तो आप कह सकते हैं कि जो एल चंद्र कुमार केस था, एल चंद्र कुमार केस, इसमें उच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं अनुच्छेद 226 और 27 के अंतर्गत उनको संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना गया है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया गया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी वाला यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वलिटी, इनमें से कौन सा आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी का नहीं है? तो अनुच्छेद जो 19 है वो आपको पता है राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार है। बाकी आपके आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के जो प्रोविजंस हैं वो राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 16, 17, 18 आपके राइट टू इक्वलिटी में आ जाएंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि राइट टू इक्वलिटी का पार्ट कौन नहीं है, तो ये आपका राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज बीन रिपील्ड, इनमें से कौन से आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है? तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत इसको रिपील कर दिया गया है। अब आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, अब ये लीगल राइट है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, तो ये रिपील हुआ था, तो यही हमारा उत्तर जाएगा, ए वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको पता है कि जो आर्टिकल 32, 33, 34 हैं ये आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के आर्टिकल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83, आर्टिकल 29 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइट। तो 19 आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ये आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स या आप सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। आर्टिकल 15 लिखा हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 15 नहीं होना चाहिए, यहाँ अनुच्छेद 16 होना चाहिए। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना था, पहला हमारा गलत हो गया। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है जो कि बिल्कुल सही है, और अनुच्छेद 19 में एबोलिशन ऑफ टाइटल लिखा हुआ है तो ये होना चाहिए था 18। ठीक है, जो आर्टिकल 18 है ये आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है या उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, पार्ट 14A, the new part 14A which was given the name tribunal had been added to the constitution by which of the following amendment act। तो जो ट्रिब्यूनल आप कह सकते हैं पार्ट 14A है जो कि ट्रिब्यूनल में आता है, इसके अंतर्गत दो आर्टिकल आते हैं इस पार्ट में टोटल। एक आपका आता है आर्टिकल 323A, ठीक है, और एक आर्टिकल आपका आता है 323B। इन दो आर्टिकल से मिलकर के पार्ट बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसे ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। दिस अमेंडमेंट एक्ट हैड प्रोवाइडेड that the fundamental rights guaranteed by under article 20 and 30 cannot be suspended during the national emergency। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता है। ये बात किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बताई गई? तो आप कह सकते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 87, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर, जो कि बिल्कुल सही है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ये हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्लीज रिमेंबर, नॉट प्राइम मिनिस्टर, और बाकी ऑप्शन हमारे सही लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 88, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैड बीन इस्टेब्लिश। तो जीएसटी जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था, आप कह सकते हैं 101 जो संविधान संशोधन अधिनियम आपका आया था 101 उसके द्वारा,
और आर्टिकल अगर पूछा जाए कौन सा एसोसिएटेड है तो 279A, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89, डज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अ स्टैच्यूटरी बॉडी? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका बिल्कुल एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडीज कौन सी होती हैं या सांविधिक निकाय कौन से होते हैं? जिनको किसी एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है आपका एक्ट के द्वारा ही बनाया गया है, तो ये एक सांविधिक निकाय या स्टैच्यूटरी बॉडी होगी, तो यस हो जाएगा। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चेयरमैन के अलावा और कितने मेंबर होते हैं? तो जो चेयरपर्सन होते हैं उनके अलावा 5 और मेंबर होते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला लिखा हुआ है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं इसमें। चेयरमैन और जो अदर मेंबर्स होते हैं कमीशन के, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमेटी, जो कि बिल्कुल सही है। एक समिति की अनुशंसा पर आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें से कोई भी विकल्प हमारा गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 9 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा 10 होना चाहिए यहाँ पे, 10 से अधिक, ठीक है। पहला ही हमारा गलत है, गलत का चयन करना था। आगे भी पढ़ लेते हैं। तो वर्तमान में 2019 आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, ये भी करेक्ट है। पहले ही हमारा गलत है, गलत का चयन करना था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। फाइनेंस कमीशन एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ चेयरमैन के नाम लिखे हुए हैं। तो जो पहला फाइनेंस कमीशन था, जो पहला वित्त आयुक्त था, उसके जो चेयरमैन थे वो आपके केसी नियोगी थे। दूसरा जो वित्त आयुक्त था उसके चेयरमैन के संथानम थे। थर्ड जो आपका फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष या चेयरमैन ए के चंदा थे। और फोर्थ के थे आप कह सकते हैं पीवी राजामन्नार। तो बी वाला ऑप्शन देखिए हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था। 93 आपका करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। तो जो इलेक्शन कमीशन है ये आपका परमानेंट भी है, मतलब स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। और इस आयोग के सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण कर सकते हैं या करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट लिखे हुए हैं। सी ऑल ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन नंबर 94, द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया हैड बीन सेटअप इन। तो जो पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था भारत में या नगर निगम जो बनाया गया था भारत में 1688 में, वो आपका बनाया गया था मद्रास में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर सेटअप इन कलकत्ता में 1726 में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था वो कलकत्ता के साथ और कहाँ बनाया गया था? तो बॉम्बे में बनाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, A committee of ministers on augmentation of financial resources of urban local bodies had been formed under the chairmanship of। तो किसकी अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय संसाधनों के संवर्धन पर मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था? तो रफीक जकारिया, ध्यान रखिएगा, रफीक जकारिया की अध्यक्षता में 1963 में ये एक कमेटी का गठन हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, ए स्टडी ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लॉ ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैड बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। किसकी अध्यक्षता में शहरी स्थानीय निकायों और नगर निगमों के गठन शक्तियों और कानूनों पर एक अध्ययन समूह का गठन किया गया था? तो जो स्टडी ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था या फिर जो अध्ययन समूह का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे आपके के.एन. सहाय और 1982 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, कमेटी ऑन द पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर हैड बीन फॉर्म्ड इन 1966। पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर एक समिति 1966 में गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष जो थे आपके वो थे जी रामचंद्रन, ध्यान रखिएगा, जी रामचंद्रन। तो इसमें ये कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 98, अ कमेटी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ पंचायत स्टैटिस्टिक्स हैड बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ 1960 में किसकी अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया था? तो हम कह सकते हैं वी.आर. राव की अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन 1960 में किया गया था। और 1976 में श्रीमती दया चौबे की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर एक समिति का गठन किया गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में सीटों की संख्या के अनुसार इन राज्यों को बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। तो कर्नाटक में जो विधानसभा की सीटें हैं वो आप कह सकते हैं 224 हैं, मध्य प्रदेश में 230 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं और बिहार में आप कह सकते हैं 243 हैं। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बढ़ते हुए क्रम में इन्हें सजाना था। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ देयर नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। इन राज्यों को राज्यसभा में उनके सीटों के अनुसार घटते हुए क्रम में लगाना है। तो राज्यसभा में सीटों के अनुसार आप कह सकते हैं कर्नाटक की जो राज्यसभा में सीट है वो 12 है, केरल की 9 है, मध्य प्रदेश की 11 है और महाराष्ट्र की 19 है। तो इस हिसाब से आप देखिए जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।